जिन किसानों ने मुझे इधर तक भेजा है, आज जब वो फील करते हैं कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, मैं ऐसी सरकार का एक हिस्सा हूँ जो वो बिल को लेके लागू करके आए। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देके इस बिल के खिलाफ में, विरोध में मैंने आज अपनी। जहाँ तक इस्तीफा का सवाल है, ये एक शुरुआत है। जिस समय इस कानून के बारे में किसानों की जानकारी हो जाएगी, किसान समझ जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी आपने दो दलों के नेताओं के बयान सुने। ये बयान कृषि अध्यादेश को लेकर के थे, जिसको लेकर के पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रही है। अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रही है, तो यही तो विपक्ष का काम होता है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति करे। इस राजनीति का हमें स्वागत करना चाहिए, जिस राजनीति के तहत किसानों के विरोध के ही कारण सही हरसिमरत सिंह कौर, जो पंजाब का एक प्रमुख राजनीतिक दल श्रोमणी अकाली दल की नेता होने के नाते एनडीए में सहयोगी के रूप में केंद्र सरकार में मंत्री थी, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उनका जो बयान है वो पूरा सुनिए। इस्तीफा दे दिया। देखिए, आज मैं देश के किसानों के साथ और खास तौर पे अपने राज्यों के किसानों की बेटी बहन होने के नाते, जो पिछले कई हफ्तों से कोविड की महामारी से जान जोखिम में डाल के वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, इस डर से, इस भय से कि जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास होंगे पार्लियामेंट में, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। बहुत मैंने कोशिश करी कि उनके शंकाओं को दूर किया जाए। बार बार मैंने अपनी सरकार को कहा कि इसको पार्लियामेंट में एक्ट ना बनाया जाए जब तक उनकी शंकाएं दूर नहीं होती, उनकी सुनवाई होए और उनको भरोसे में लेके, ये बिल उनके लिए है, उनका भरोसा जीत के आज हम वो बिल को लेके आए। लेकिन उसी फॉर्म में जब सत्र शुरू होने सारी जब वो बिल आया, तो मैं नहीं समझती कि किसानों की बहन बेटी होने के नाते, जिन किसानों ने मुझे इधर तक भेजा है, आज जब वो फील करते हैं कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, मैं ऐसी सरकार का एक हिस्सा हूँ जो वो बिल को लेके लागू करके आए। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देके। हरसिमरत सिंह कौर के इस्तीफे के बाद लोगों का कहना है कि चूंकि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के मेन वोटर किसान माने जाते हैं, इसलिए वो अपने वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। किसान विद्रोह बढ़ा तो मजबूरी में हरसिमरत सिंह कौर को इस्तीफा देना पड़ा। नेशनल जनमत इस कदम का स्वागत करता है। अगर जनता के दबाव के कारण, जनता का वोट लेने के लिए भी कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर इस्तीफा देता है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, तो हमें उस कदम का स्वागत करना चाहिए। तमाम सारे छुटवैये राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और देश के अन्य हिस्सों में पल रहे हैं, वो अपनी नज़रों से अपने वोटरों का नुकसान होते हुए देखते हैं, लेकिन हिमाकत नहीं कर पाते हैं कि विरोध करें या इस्तीफा दें। इसलिए इस इस्तीफे को सकारात्मक तौर पर देखते हुए उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुल करके इस अध्यादेश के विरोध में आ गए हैं, इसको किसान विरोधी बता रहे हैं। ट्वीट करने के साथ ही संसद भवन के बाहर न सिर्फ उन्होंने हरसिमरत सिंह कौर का समर्थन किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों के विद्रोह को लेकर के चेतावनी भी दे दी। ये जो बिल है वो एंटी फार्मर है और कहीं न कहीं किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आखिरकार हमारी आज के दिन अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था, तो किसान ने और खेती ने बचाया था। अब खेती पे नज़र बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा किसान मजदूर बन करके रह जाएगा। और जब कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की जो मेड़ है, मेड़ भी तोड़ दी जाएगी और किसान का अगर खेत चला जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा, अपनी पसंद की फसल नहीं लगा पाएगा, तो आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था को कौन बचाने वाला था? किसान। तो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने, सरकार ने किया है, तो ये सब बिल ला करके किसानों के साथ धोखा हुआ है। इंडिया से एक इस्तीफा भी हुआ है इस बिल को लेकर। केवल दो राजनीतिक दल ही नहीं, विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां खुल करके किसानों के समर्थन में आ गई हैं।
इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ किसानों के प्रदर्शन और विद्रोह को जाता है। इसलिए क्योंकि हरियाणा में जब किसानों के ऊपर इसी अध्यादेश का विरोध करने के कारण लाठीचार्ज किया गया था, उस समय इस भांड मीडिया ने भी आंखें बंद कर ली थी और मोदी सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिए गए थे। न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी किसानों के प्रदर्शन ने इस बात के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मजबूर कर दिया कि हमारे मुद्दों की बात करो वरना हम तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। किसानों का ये विद्रोह और प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। इसलिए क्योंकि किसान और नौजवान जब अपने मुद्दों के कारण सड़कों पर उतरना सीख जाता है तो न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए तानाशाहों की मजबूरी हो जाती है कि वो भी अपने अध्यादेश को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि मोदी और शाह की जोड़ी कोई भी निर्णय लेने के बाद उस निर्णय पर सफाई तक नहीं देते, लेकिन किसान के विद्रोह के कारण भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा से लेकर के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके शिखर पुरुष यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर के किसानों से कहना पड़ रहा है कि ये अध्यादेश आपके समर्थन में है, आपके हक में है, आपको लाभ पहुंचाएंगे। कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर वो 3 बिल जो संसद में पारित करवा लिए गए उनमें आखिर ऐसा क्या है कि किसान विद्रोह पर उतारू हो गया है। पहला बिल कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके तहत मंडी के महत्व को कम करते हुए किसानों से बताया जा रहा है कि आपको ये छूट रहेगी कि अपना माल आप मंडी में बेचें या मंडी के बाहर बेचें। इसके अलावा दूसरा मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 2020। नाम देखिए दिया गया है सशक्तिकरण और संरक्षण, लेकिन इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। इसका मतलब कोई बिजनेसमैन आकर के किसी किसान का खेत कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने के लिए अपने हिसाब से फसल उपजाने के लिए ले सकता है। तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 के तहत अनाज खाद्य तेल आलू प्याज अब अनिवार्य वस्तु नहीं रह गए हैं। अनिवार्य वस्तु न रहने का मतलब कि अब इनकी जमाखोरी कोई भी कर सकता है। किसानों को पहले से ही इस बात की छूट मिली हुई थी कि वो अपनी फसल को जब चाहें तब बेचें, लेकिन छोटे किसानों की मजबूरी होती थी कि अगर वो फसल नहीं बेच रहे हैं तो अगली फसल के लिए उनके हाथ में पैसा ही नहीं होता था। इसलिए क्योंकि अगर वो खराब होने वाली फसलों का भंडारण भी करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में फ्री में माल नहीं रखता है, उसका भी पैसा लगता है। उस पैसे को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए किसानों को अपना माल बेचना पड़ता था। अब सवाल ये उठता है कि जहां सरकार का कहना है कि ये तीनों बिल उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए और उसकी फसल की दोगुनी कीमत दिलवाने के लिए लाए गए हैं, विपक्षी दल इसमें गलत भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन कृषि विशेषज्ञों के हवाले से
किसान संगठनों का स्पष्ट कहना है कि ये आंदोलन विपक्षी दलों का शुरू किया हुआ नहीं है, बल्कि किसान संगठनों ने खुद शुरू किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। किसान संगठनों का स्पष्ट कहना है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र में भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। इसका सीधा नुकसान किसानों का होगा। संगठन ये भी कहते हैं कि इन तीनों विधेयकों से किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। ये विधेयक मंडी सिस्टम को खत्म करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को खत्म करने के लिए लाए गए हैं। सरकार का तर्क यह है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार इससे पहले भी कई मामलों में इस तरीके से वादे करते रही है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे मंडियों का स्वरूप खत्म हो जाए। इसलिए क्योंकि जब माल मंडियों से बाहर बिकने लगेगा तो मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक और बात है कि जब किसी व्यापारी को मंडी से माल खरीदना होता है तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 6% टैक्स देना पड़ता है। अगर वही मंडी से बाहर माल खरीदेगा तो 6% टैक्स उसको राज्य सरकार को नहीं देना पड़ेगा, तो वो मंडी से खरीदेगा ही क्यों। इसलिए आशंका है किसानों को, किसानों से जुड़े हुए संगठनों को, कि मंडियों का स्वरूप और एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को धीरे धीरे सरकार खत्म करना चाहती है। एक और उन लोगों को संदेह है कि नए विधेयक से मंडी समितियों का निजीकरण हो जाएगा। इसके अलावा उनका एक संदेह है जो जायज भी प्रतीत होता है कि आखिर फसल के दाम तय कौन करेगा, क्योंकि कोई रेगुलेटरी कमेटी ऐसी नहीं रह जाएगी किसान और व्यापारी के बीच में जो ये तय करे कि कम से कम किस न्यूनतम मूल्य पर किसान की फसल मंडी के बाहर वो व्यापारी खरीदेगा। मजबूरी हो जाएगी किसानों की कि वो औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेचें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के किसान संगठनों का विरोध ये है, वो कहते हैं कि नया विधेयक ठेके पर खेती की बात करता है। जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा उसे प्राकृतिक आपदा या कृषि में हुआ नुकसान से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान उठाएगा, बल्कि होगा ये कि किसान की जमीन एक तरीके से उस कंपनी के पास गिरवी रह जाएगी। किसान को क्या उगाना है ये भी वो तय नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनी ही तय करेगी। अगर नुकसान होगा तो वो किसान को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जमाखोरी पर किसान संगठन कहते हैं कि अब तक किसानों पर खाद्य सामग्री जमा रखने पर वैसे ही कोई पाबंदी नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि हमने इन आवश्यक वस्तुओं से पाबंदी हटा दी है कि उनको किसी भी मात्रा तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी को बढ़ावा देंगे, बड़े व्यापारियों को बढ़ावा देंगे या रईस किसानों को बढ़ावा देंगे। मध्यम और लघु किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, बल्कि जमाखोरी होने की वजह से फसल का दाम तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो कीमत किसानों की जेब में नहीं जाएगी जैसे पहले जमाखोरी करने वाले बड़े बड़े व्यापारियों के खाते में जाते थे। इसलिए किसान संगठनों का स्पष्ट मानना है कि इस विधेयक से पूंजीपतियों का फायदा होगा, किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। वो यहां तक कहते हैं कि ये विधेयक जमाखोरी और कालाबाजारी की आज़ादी का विधेयक है। अंत में वो एक बात स्पष्ट करते हैं कि विधेयक में यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसानों की उपज की खरीद कैसे सुनिश्चित होगी और किसानों की कर्ज माफी का क्या होगा। कुल मिलाकर के हरसिमरत सिंह कौर अपने बयान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर ये अध्यादेश और विधेयक संसद में पास करवाने थे तो कृषि विशेषज्ञों से, किसानों के संगठनों से बात की जानी चाहिए, उनको भरोसे में लिया जाना चाहिए था। अब जो सरकार चूंकि बैकफुट पर आ गई है, न सिर्फ विपक्षी दल, न सिर्फ किसानों के संगठन, बल्कि नौजवान भी अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर हैं। और अब इसी दबाव की वजह से सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल जैसे पार्टियां भी विरोध में उतर आई हैं। तो मजबूरी हो गई है कि तानाशाही में रहने वाली मोदी सरकार अब बयान देती हुई फिर रही है। तो यही बयान पहले जारी क्यों नहीं किए गए, पहले किसान संगठनों से राय क्यों नहीं ली गई। सवाल यही उठता है। मान्यवर कांसीराम साहब एक बात कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार कहने का मतलब उनका मिलीजुली सरकार से नहीं था। मजबूर सरकार उनका कहने का मतलब था कि वो सरकार जो जनता से डरती हो। लेकिन यहाँ पर सरकारें विभिन्न अध्यादेशों के माध्यम से, विभिन्न पुलिस दलों के गठन के माध्यम से जनता को और अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को
अपने से असहमति रखने वालों की आवाजें दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये सलाह बिल्कुल उचित प्रतीत होती है कि सरकार की नीयत और मंशा अगर ठीक थी तो किसानों के लिए आप अध्यादेश ला रहे हैं, किसानों के नेताओं से बात भी नहीं कर रहे हैं, उनको बता भी नहीं रहे हैं, पूरे घमंड के साथ अध्यादेश ला रहे हैं, उनको पारित करवा ले रहे हैं। जब विरोध हो रहा है तब आपके प्रमुख नेता आगे आके कह रहे हैं कि हमारी नीयत ठीक है, हम किसानों के समर्थन में ही ये चीजें लेकर के आए हैं। किसानों का भरोसा आप पर इसलिए भी नहीं जम पा रहा है क्योंकि 2014 से पहले जो बड़े बड़े बयान किसानों के समर्थन में दिए गए थे, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, जैसे डायलॉग बार बार मारे गए थे, आपके रहते हुए निजीकरण हो रहा है, कंपनियां बिक रही हैं, बड़े बड़े सरकारी संस्थान जिन पर देश को नाज होता था, देश के लिए कमाऊ पूत माने जाते थे, राजस्व के बड़े बड़े साधन माने जाते थे, उन कंपनियों को भी, चाहे वो LIC हो, ONGC हो या कमाऊपूत भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां, उनको भी बेचने की तैयारी कर ली गई है। इसलिए किसान ये मानते हैं कि अब आप अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए फार्मिंग को भी उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं। बहरहाल इन सारे प्रदर्शनों और विद्रोह को नेशनल जनमत बहुत सकारात्मक रूप से देखता है। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। इसलिए क्योंकि देश में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों के मुद्दे एक जैसे हो गए थे। देश में कोई बेरोजगार था, किसान था, नौकरी पेशा व्यक्ति था, पेंशन भोगी व्यक्ति था, व्यापारी था, उन सब के मुद्दे खत्म करके इस भांड मीडिया ने कुछ चुनिंदा मुद्दे कर दिए थे। गाय, गोबर, गौमूत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद की चाशनी, धर्म की अफीम, यही उनके मुद्दे बना दिए गए थे। लेकिन लुटने पिटने ठुकने के बाद अब समझ में आ गया है विभिन्न संगठनों को कि अगर वो सड़क पर नहीं उतरेंगे तो विपक्षी दल भी उनका सहयोग और समर्थन देने नहीं आएंगे। इसलिए इन प्रदर्शनों की शुरुआत, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन हो, सड़क पर स्वयं उतरी जनता, चाहे किसानों का आंदोलन हो, सड़क पर स्वयं उतरे किसान, तो विपक्षी दल भी पीछे टहल रहे हैं, तानाशाह सरकार भी बयान दे रही है और भांड मीडिया को भी इन मुद्दों को दिखाना पड़ रहा है। अपने मुद्दे इस भांड मीडिया और सरकार को तय मत करने दीजिए। आपको अपने घर परिवार से जुड़े हुए मुद्दे, अपने बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे, खेती किसानी के मुद्दे, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के मुद्दे खुद से तय करने पड़ेंगे। सरकार को उस पर सवाल करवाने पड़ेंगे, विपक्ष को इस बात के लिए तैयार करवाना पड़ेगा कि आप हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके हिसाब से बेवकूफ नहीं बनेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है